प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज का ये हमारा 12वां वीडियो है। इससे पहले हमने बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम उसी रोड मैप को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सप्लाई और डिमांड क्या होता है और इसे चार्ट पर कैसे पहचान कर ट्रेड किया जाता है। सप्लाई और डिमांड को समझने से पहले आपको सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझ होना बहुत जरूरी है। मार्केट हमेशा एक साइकिलिक पैटर्न में चलता है, जहां प्राइस कुछ समय या कुछ दिनों तक एक ही रेंज में ऊपर नीचे मूव करती रहती है। इसी फेज को हम कंसोलिडेशन जोन कहते हैं। इस फेज में प्राइस ऊपर की ओर रेजिस्टेंस और नीचे की ओर सपोर्ट लेवल्स बनाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। यहां बायर्स प्राइस को ऊपर धकेलने की कोशिश करते हैं, जबकि सेलर्स उसे नीचे लाने की इस वजह से मार्केट में बैलेंस बना रहता है। लेकिन जैसे ही बायर्स की संख्या बढ़ती है और बाइंग प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। इससे मार्केट में एक इनबैलेंस जोन बनता है, जहां बायर्स ने सेलर्स पर पूरी तरह दबाव बना लिया होता है। ऊपर जाने के बाद जिन बायर्स ने लोअर लेवल्स पर एंट्री की थी, वे अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस फिर से स्लो हो जाती है और एक नई रेंज में कंसोलिडेट करने लगती है। चार्ट पर यह जगह अब एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहलाती है, जहां सेलर्स एक्टिव होकर मार्केट में हैवी सेलिंग करते हैं। इस सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस नीचे गिरती है और मार्केट में फिर से एक नया इनबैलेंस क्रिएट होता है। यही प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है, बैलेंस से इनबैलेंस, फिर इनबैलेंस से बैलेंस, और इसी साइकिल के आधार पर मार्केट आगे बढ़ती रहती है। जब भी मार्केट में बायर्स की संख्या सेलर्स से ज्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाती है, और जब सेलर्स ज्यादा होते हैं तो प्राइस नीचे गिरती है। इसी सिद्धांत पर सप्लाई और डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है। जब भी मार्केट में किसी शेयर की सप्लाई और डिमांड एक जैसे होती है तो प्राइस एक रेंज में ट्रेड करती है, लेकिन जैसे ही जब किसी शेयर की डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो उस शेयर की कीमत बढ़ने लगती है। इसके उलट जब किसी स्टॉक की डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ने से उसकी प्राइस तेजी से गिरने लगती है। मार्केट में यह संतुलन लगातार बदलता रहता है। कभी बायर्स हावी होते हैं तो कभी सेलर्स, और इसी बदलाव के कारण प्राइस में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। चार्ट पर बनने वाले लगभग हर पैटर्न, चाहे वह कैंडलस्टिक पैटर्न हो या चार्ट पैटर्न, सबका बेस मार्केट की सप्लाई और डिमांड पर ही निर्भर करता है। अब जब हमने सप्लाई और डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चार्ट पर सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे पहचानते हैं। यह बैंक निफ्टी का 2 सितंबर से 8 सितंबर तक का 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। यहां आप देख सकते हैं कि प्राइस हायर लेवल पर कुछ समय तक एक रेंज में ट्रेड करने के बाद अचानक नीचे की ओर गिरती है। इसी कारण हम स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक एक सप्लाई जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जब प्राइस नीचे आने के बाद फिर से एक रेंज में कुछ देर ट्रेड करती है और उसके बाद ऊपर की ओर जाती है, तो यहां इस पहली रेड कैंडल के हाई और आखिरी बड़ी रेड कैंडल की विक लो के बीच हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, जो चार्ट पर एक डिमांड जोन की तरह काम करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पिछले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब भी किसी चार्ट पर एक बड़ा बुलिश मूव बनता है तो उस मूव से ठीक पहले बनी पहली रेड बेरिश कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानते हैं और उसकी बॉडी से एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ करते हैं। यहां जो सपोर्ट हमने बनाया था वह पूरी तरह इसी डिमांड जोन के अंदर आता है। ठीक इसी तरह जहां से मार्केट में एक तेज बेरिश मूव शुरू हुआ था, उस जगह की पहली ग्रीन कैंडल को हमने एक रेजिस्टेंस एरिया माना था, जो अब हमारे बनाए हुए सप्लाई जोन के अंदर शामिल है। अगर आप गौर करेंगे तो जब प्राइस नीचे की ओर आई थी तो उसने सपोर्ट एरिया को तो तोड़ा, लेकिन डिमांड जोन को ब्रेक नहीं किया और यहीं से फिर से ऊपर की ओर मूव किया। दूसरी ओर जब प्राइस हायर लेवल्स पर आई तो उसने हमारे रेजिस्टेंस एरिया के अंदर कुछ बुलिश कैंडल्स बनाई, जिससे नए ट्रेडर्स को ऐसा लगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा और उन्होंने लॉन्ग एंट्री कर ली। लेकिन असल में प्राइस ने सप्लाई जोन को पूरी तरह ब्रेक नहीं किया और यहीं से मार्केट नीचे की ओर रिवर्स हो गया। इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात साफ होती है,
मार्केट हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के आसपास फेक एंट्री सिग्नल बनाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा सके। बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपनी भारी क्वांटिटी के बाय और सेल ऑर्डर्स इन्हीं सप्लाई और डिमांड जोन्स में प्लेस करते हैं, क्योंकि वे एक साथ अपने लाखों ऑर्डर्स एक बार में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर किसी बड़े ट्रेडर को किसी लेवल पर 10 लाख सेल ऑर्डर्स लगाना है, तो इसके लिए मार्केट में उतने ही बाय ऑर्डर्स की जरूरत होगी। इसीलिए मार्केट को ऐसा दिखाया जाता है जैसे प्राइस अब ऊपर जाएगी, जिससे रिटेल ट्रेडर्स FOMO में आकर बाय ऑर्डर्स लगाते हैं, और यही मौका होता है जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपने सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। नतीजा ये होता है कि सेलिंग प्रेशर अचानक बढ़ता है और मार्केट तेजी से नीचे चला जाता है। इसीलिए जब तक मार्केट किसी सप्लाई या डिमांड जोन के पूरी तरह बाहर निकलकर क्लीन प्राइस एक्शन नहीं दिखाता, तब तक ट्रेड एंट्री से बचना चाहिए। और ध्यान रहे, चार्ट पर दिखने वाला हर सप्लाई या डिमांड जोन ट्रेड एंट्री के लायक नहीं होता। अब बात करते हैं कि सही और मजबूत सप्लाई तथा डिमांड जोन की पहचान कैसे की जाए। यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा जोन ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सा कमजोर। इसके लिए हम 3 अहम पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि किसी जोन में प्राइस ने कितना समय बिताया है। आपके सामने चार्ट पर ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन और नीचे की ओर एक डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। मार्केट जब तेज बुलिश कैंडल्स बनाते हुए ऊपर बढ़ता है और टॉप पर एक छोटी इंडिसीजन कैंडल बनाकर रेड बेरिश कैंडल्स के साथ नीचे आने लगता है, तो वहां एक सप्लाई जोन बनता है। यहां मार्केट ने बहुत कम समय में रिवर्स किया है, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कहा जाएगा, क्योंकि इस जगह पर सेलर्स ने बायर्स पर पूरा कंट्रोल बना लिया था और प्राइस को नीचे धकेल दिया। ठीक उसी तरह जब प्राइस स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स बनाकर नीचे जाती है लेकिन लोअर लेवल्स से तेजी से रिवर्स हो जाती है, तो वहां एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता है, क्योंकि वहां बायर्स बहुत एक्टिव रहते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में, अगर प्राइस सप्लाई जोन में ज्यादा समय तक रुकती है और फिर नीचे आती है, तो इसका मतलब है कि वहां बायर्स और सेलर्स के बीच थोड़ी देर तक बैटल हुई और आखिर में सेलर्स हावी होकर प्राइस को नीचे ले गए। इसे हम स्टैंडर्ड सप्लाई जोन कहेंगे। इसी तरह अगर प्राइस डिमांड जोन में कुछ देर रुकने के बाद ऊपर निकल जाती है, तो उसे स्टैंडर्ड डिमांड जोन कहा जाता है। तीसरे केस में, अगर प्राइस सप्लाई जोन में छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए काफी समय तक ऊपर नीचे होती रहती है और बाद में नीचे आती है, तो इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स दोनों लगभग बराबर थे, जिससे मार्केट में बैलेंस बना रहा। लेकिन अंत में हल्का सेलिंग प्रेशर बढ़ने से प्राइस नीचे आ गई, इसीलिए यह एक वीक सप्लाई जोन कहलाता है। इसी तरह अगर प्राइस किसी डिमांड जोन में लंबे समय तक ठहरती है और फिर धीरे धीरे मूव करती है, तो वह भी एक वीक डिमांड जोन माना जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की। जब मार्केट किसी सप्लाई या डिमांड जोन से रिवर्स होकर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स बनाता है, तो इसका मतलब होता है कि उस जोन में बायर्स या सेलर्स की पोजीशन बेहद मजबूत है। इसी कारण चार्ट पर इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स दिखाई देती हैं, और यही वजह है कि ऐसे जोन को हम स्ट्रॉन्ग सप्लाई या डिमांड जोन मानते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में, अगर प्राइस किसी सप्लाई या डिमांड जोन से रिवर्स होते समय सिर्फ नॉर्मल साइज की कैंडल्स बनाता है और मूवमेंट थोड़ी स्लो होती है, तो यह जोन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसे हम स्टैंडर्ड सप्लाई या डिमांड जोन कह सकते हैं। अब तीसरे केस में, जब प्राइस सप्लाई जोन से नीचे आते हुए छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनाता है और बीच बीच में कुछ ग्रीन कैंडल्स भी दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स यहां से बहुत एक्टिव नहीं है, यानी मार्केट में सेलिंग प्रेशर कम है और प्राइस धीरे धीरे नीचे आती है। ऐसे जोन को हम वीक सप्लाई जोन कहते हैं। ठीक इसी तरह जब प्राइस डिमांड जोन से ऊपर की ओर मूव करते हुए छोटी बुलिश कैंडल्स बनाता है और ऊपर आने में बहुत समय लेता है, तो यह एक वीक डिमांड जोन कहलाता है। अगर प्राइस किसी सप्लाई या डिमांड जोन को पहली बार टच करके रिवर्स होती है, तो वहां रिवर्सल की दिशा में फ्रेश ट्रेड एंट्री ली जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट एक ही जोन को कई बार रीटेस्ट करता है, तो यह संकेत होता है कि वह जोन कमजोर हो रहा है, और ऐसे समय पर रिवर्सल की दिशा में एंट्री करने से बचना चाहिए। इन सभी क्राइटेरिया को आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पर भी लागू कर सकते हैं, ताकि यह समझ सकें कि
कौन सा जोन मजबूत है और कौन सा कमजोर। अब अगला स्टेप समझते हैं, डिमांड जोन में ट्रेड एंट्री कैसे की जाती है। यह बैंक निफ्टी का 9 अक्टूबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। मार्केट ओपन होते ही प्राइस ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई और फिर एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन फेज में चला गया। अभी तक प्राइस ने किसी भी साइड में क्लीन ब्रेकआउट नहीं दिया है। यहां प्राइस जब ऊपर की तरफ इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करती है, तब भी कोई भी कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं होती। इसीलिए ऐसे सेटअप में हमें ट्रेड एंट्री से बचना चाहिए। थोड़ी देर बाद प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर बढ़ती है और इस जोन के ऊपर एक छोटी बुलिश कैंडल बनती है। लेकिन यह कैंडल पिछली रेड कैंडल के विक हाई को ब्रेक नहीं कर पाती। साथ ही कोई फॉलो अप बाइंग भी नहीं आती, जिससे प्राइस फिर से उसी जोन के अंदर लौट जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो जब प्राइस इस रेंज से रिजेक्शन लेकर नीचे आई, तब उसने अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया। चार्ट पर अब हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो एक बुलिश सिग्नल होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, प्राइस ने अभी तक अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया है। इसलिए जब तक एक कंफर्मेशन कैंडल न बने, हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायर्स की एंट्री से चार्ट पर हैमर कैंडल बनती है। यहां हम इस हैमर कैंडल के क्लोज पर लॉन्ग ट्रेड एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस को हाल के स्विंग लो के नीचे प्लेस करेंगे। इसके बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर बढ़ता है और बिग बुलिश मरुबोजू कैंडल्स बनाते हुए हमारा टारगेट हिट करता है। अगर हमने पहले इस ग्रीन बुलिश कैंडल पर बिना वेट किए एंट्री ली होती, तो शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और हम ट्रेड से बाहर हो जाते। दूसरी बार जब मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद थोड़ा करेक्शन किया, तो कई ट्रेडर्स बिना स्टॉप लॉस हिट हुए ही डर के कारण अपनी ट्रेड बंद कर देते, क्योंकि पिछली बार उन्हें लॉस हुआ था। तीसरी बार जब मार्केट एक क्लियर रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप देता है, तो हम अक्सर एंट्री मिस कर देते हैं, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है। इसलिए एक सफल ट्रेडर वही होता है जो अपने सही एंट्री पॉइंट का इंतजार करता है और अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। याद रखिए, मार्केट में टिकना सिर्फ टेक्निकल स्किल पर नहीं, बल्कि आपके धैर्य और डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।